का टॉपिक हमारा है गॉस लॉ। इससे पहले वीडियो सब में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग कंप्लीट किए कूलम्स लॉ और डाइपोल्स क्या होते हैं और बहुत सारा फील्ड्स इवेल्युएट किए और कूलम्स लॉ एक्चुअली क्या है उसको देखें। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये गॉस लॉ का जरूरत क्या है। कूलम्स लॉ हर जगह, मैं कूलम्स लॉ के टाइम आपको बोला था कि हर जगह कूलम्स लॉ आपको फील्ड इवेल्युएट करने दे। मोस्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टास्क होता है इवेल्युएशन ऑफ द फील्ड। आप फील्ड निकाल दिए तो सब कुछ कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। तो अगर कूलम्स लॉ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इवेल्युएट करने देता है तो फिर ये गॉस लॉ का जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड इट। ये जरूरत किस लिए गॉस लॉ। अब देखिए ये जरूरत क्यों है। अगर आप देखिए कूलम्स लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्शन आर के। आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये इंटीग्रल आप इवेल्युएट कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इंटीग्रल आप हर मोस्ट ऑफ द टाइम इवेल्युएट नहीं कर सकते। ये वेरी डिफिकल्ट, ये इंटीग्रल वेरी मतलब बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं ये वेरी वेरी नहीं लिख रहा हूँ इतना 4-5। यहाँ पे आप सोचिए कि इतना डिफिकल्ट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी क्यू है और यहाँ एक आर है, यहाँ एक आर, ये सब वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। तो अल्टरनेट अप्रोच क्या है। अल्टरनेट अप्रोच है गॉस लॉ। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिए कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में कंटेंट सेम है। फिजिक्स ना कूलम्स लॉ में कुछ ज्यादा है ना ही गॉस लॉ में कुछ ज्यादा है। जो सब इम्प्लीकेशन जो कूलम्स लॉ में फिजिक्स भरा हुआ है गॉस लॉ में भी वही है। तो कूलम से गॉस लॉ, यहां से यहां एक मैथमेटिकल स्टेप सोचिए आप, ना कि ये कोई फिजिक्स है फिजिक्स, कुछ फिजिक्स हम लोग देखेंगे, लेकिन आप काइंड ऑफ इसको सोचिए, एक मैथमेटिकल एडवांसमेंट सोचिए आप, ना कि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट या कुछ नया फिजिक्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप भगवान होते, मान लीजिए आपको हर इंटीग्रेशन करना आता, तो कभी आपको गॉस लॉ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो गॉस लॉ इसीलिए हम लोग चाहिए कि हम लोग हर इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर सकते। और भी कुछ एडवांस मतलब इसका एडवांटेज है, लेकिन फिजिक्स सेम है। कूलम्स लॉ में जितना फिजिक्स है गॉस लॉ में उतना ही फिजिक्स है। लेकिन ये गॉस लॉ है क्या चीज। अगर कूलम्स लॉ में जो कंटेंट है, एक अल्टरनेट अप्रोच है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो गॉस लॉ है क्या चीज। गॉस लॉ है एक अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट वे ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टडी करना है हम लोग को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले ये काम माइकल फैराडे किए थे, याद रखिए। ये माइकल फैराडे, लेकिन आप जानते हैं कि माइकल फैराडे उतना मतलब स्टडी नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं किए थे बचपन में। वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट को, ये फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को वो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे। भले वो सोचे थे, सबसे पहले फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको वो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे। वो किए थे गॉस, ये गॉस किए थे, तो इसीलिए ये लॉ गॉस के नाम पे है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक चार्ज यहाँ पे अगर मान लीजिए, तो आप काइंड ऑफ सोचिए ये चार्ज लिक्विड जैसे कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। लिक्विड नहीं है ये, लेकिन ये सोचते थे माइकल फैराडे, इसको पूरा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट टाइप से, जैसे लिक्विड एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का इमेजिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। आप भी वैसे ही सोचिए, ये काइंड ऑफ ये चार्ज सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे आप
एक पंप अगर ऐसे पकड़ के बैठे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, तो पंप जो पाइप ऐसे पकड़े हुए हैं, तो ये पाइप अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से पानी हर जगह जाएगा। तो वाटर का सोर्स क्या है? वाटर मतलब वाटर फील्ड मान लीजिए, तो उसका सोर्स क्या है? ये आपका पाइप। वैसे ही चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है चार्ज, और ये वाटर जैसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वैसे सोच सकते हैं, फ्लूइड टाइप। और फैराडे वही सोचते थे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट अभी पुराना हो गया है, ऐसे हम लोग सोचते नहीं है। ये सब चीज आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल के सब बैन कर, मतलब गलत है बोल के, गलत सोचने का तरीका है बोल के हम लोग को बता दिए हैं। तो हम लोग दूसरे वे में सोचते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप वैसे सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। तो कूलम्स लॉ से गॉस लॉ एक मैथमेटिकल स्टेप है, और हम लोग इसको इसीलिए हम लोग इसको फॉर्मुलेट करेंगे फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तब कैसे करें, गॉस ने कैसे किया, सबसे बड़ा चीज यही है। अभी फील्ड लाइंस के बारे में तो हमको पता है, लेकिन गॉस ने ये चीज किया कैसे, वही हम लोग देखेंगे। उसको मतलब इसको करने के लिए गॉस एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैसे, सबसे बड़ा चीज है कैसे किए, क्योंकि एक नया चीज इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। डेफिनेशन आप बनाते हैं, वो डेफिनेशन काम दे रहा है कि नहीं, या कुछ यूजफुल है, वो उसको भी तो देखना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि उसका यूजफुल है कि नहीं। गॉस ने कैसे किया था, ये पहली बात। तो गॉस ने सहारा लिया था फ्लूइड डायनेमिक्स का। मैं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ्लूइड जैसा है, मतलब आप फर्स्ट लुक में वैसे सोच सकते हैं, ज्यादा कुछ गलत नहीं होंगे आप, लेकिन बाद में गलत हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो कुछ गलती नहीं होगा। मतलब ये अगर सोर्स चार्ज, एक चार्ज क्यू है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ्लूइड की तरह ऐसे बह रहा है चारों ओर, ऐसे सोचिए। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड टाइप का है। तो हम लोग कहां से सहारा लेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ज्योमेट्री को इवेल्युएट करने के लिए फ्लूइड डायनेमिक्स का सहारा लेंगे, क्योंकि हम लोग उसको फ्लूइड टाइप का सोच रहे हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स में उनको पता था एक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड, यहां पे ऑफ ए लिक्विड, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम पे, मतलब एक सेकंड पे उस एरिया को कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से ऐसे बह रहा है पानी, कोई भी लिक्विड, और यहाँ आप एक एरिया बनाए हैं ऐसे, उसका परपेंडिकुलर एरिया, मतलब ये ऐसे जा रहा है, आप यहाँ पे एक एरिया कंसिडर किए, तो ये एरिया से पानी सब निकल जाएगा। अगर ये एरिया से पानी क्रॉस कर रहा है तो पर यूनिट टाइम में कितना पानी क्रॉस कर रहा है। हाँ, याद रखिए, ये वाटर का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो एरिया उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे एरिया ऐसे क्रॉस करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये उनको पता था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो इसको इवेल्युएट करने, इसको चलिए इवेल्युएट करते हैं। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम। देखिए, मैं ये चीज ज्यादा रिगोरसली डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, हमको बस एक यहाँ एनालॉजी निकालना है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में ये फॉर्मूला है एरिया, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड क्रॉसिंग एन एरिया इस, हम लिखते हैं फाइव वी। ये वी बोलता है कि ये वेलोसिटी फ्लक्स है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी फ्लक्स, वो उसका फॉर्मूला ये है। ये गॉस को पता था। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये आप बाद में पढ़ेंगे, मतलब जब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी इंटू एरिया, ये गॉस को पता था फ्लूइड डायनेमिक्स में। ये कॉन्सेप्ट फ्लूइड डायनेमिक्स का है, यहाँ का नहीं है। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लूइड टाइप का सोच रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी फ्लक्स
अगर वेलोसिटी फ्लक्स है v इंटू ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे ई लिखूंगा, ई इंटू ए होगा, v की जगह बस ई लिख दीजिए। अब वो डिफाइन किया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तभी आप यहाँ पे ये इम्प्लिसिट एजम्पशन है, एक परपेंडिकुलर एरिया को कितना पानी क्रॉस कर रहा है, कितना फ्लूइड क्रॉस कर रहा है, तो ये एक परपेंडिकुलर एरिया को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं, लेकिन गलत है वो, क्योंकि वो अभी वो कॉन्सेप्ट निकल गया है, पहले था उस टाइम, इसीलिए वो हर चीज फ्लूइड डायनेमिक्स से उधार लेके करते थे। ये फ्लूइड डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है और वहां इसको इंट्रोड्यूस किए हैं गॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, फ्लक्स डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और गॉस क्या किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए। अभी तक इसका फिजिकल मीनिंग क्या है पता नहीं है, हम लोग बस देखे फ्लूइड डायनेमिक्स में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग भी इंट्रोड्यूस कर दिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, लेकिन यहाँ इम्प्लिसिट एजम्पशन क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स से ये एजम्पशन आपके पास आ रहा है, वो क्या है, डायरेक्ट ई इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको बता रहा है कि कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या हम लोग पता नहीं, यहाँ फ्लक्स का मतलब भी नहीं पता है, याद रखिए, मैं बस बता रहा हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया ऐसे कट कर रहा है, मतलब ऐसे है, तो फ्लक्स नाम का कुछ चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे ई इंटू। अब इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट है ये। अब पता नहीं ये है क्या चीज, बस हम लोग डेफिनेशन तो निकाल लिए हैं, अब इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे और हम लोग इसको जनरलाइज भी करेंगे, क्योंकि हर टाइम एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो उसको जनरलाइज भी करेंगे और इसका फिजिकल मीनिंग भी क्या है देखेंगे, क्योंकि इसका फिजिकल मीनिंग आप ये नहीं बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आजकल लिक्विड जैसा सोचा नहीं जाता है। ठीक है, तो वही देखेंगे हम लोग, इसका मीनिंग क्या है। तो अब इसका मीनिंग क्या है, गॉस फाई ई, देखिए ये एक बहुत बड़ा सटलिटी है जो बताया नहीं जाता है। ठीक है, गॉस ने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये एग्जैक्टली अगर इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिक्विड टाइप का होता तो ये इक्वलिटी होल्ड करता, बोलते हैं आपकी कितना फील्ड लिक्विड, फील्ड का लिक्विड क्रॉस कर रहा है एरिया ए को, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लिक्विड जैसा कुछ है नहीं जो वाटर जैसा ऐसे क्रॉस करे, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये प्रोपोर्शनल होगा। किस पे प्रोपोर्शनल होगा, नंबर, ये मैथमेटिकली नंबर ऑफ को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, लेकिन पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया ए। अब ये कैसे पता चला, अब ये डेफिनेशन में बहुत गलत, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि राइट हैंड साइड फ्रैक्शन हो सकता है, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। चलिए, ये अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एरिया ड्रॉ किए तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, फाई ऑफ ई, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट उसके प्रोपोर्शनल है। अगर ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करने का बढ़ेगा तो फाई ऑफ ई बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये इक्वल नहीं है, क्लास में बताया जाता है ये इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं। एक सोर्स चार्ज अगर यहाँ क्यू है और यहाँ एक सरफेस आप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से तो इन्फानाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, 3 या 4, लेकिन होता तो इन्फानाइट नंबर्स होते ना। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग तो इन्फानाइट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस यहाँ से क्रॉस कर रहा है फिर थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइन सब कंटिन्यूस है, पूरा
डेंसली फील्ड है, तो ये तो इन्फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। अभी जब पहली बार यही सोचा था जब ये मैं पढ़ा था, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड कभी कभी फ्रैक्शन भी आता है। अभी आपको भी देखे होंगे कि फ्लक्स आएगा 3/4 कुछ यूनिट्स आएगा यहाँ। अब 3/4 का मतलब क्या है, मतलब 3/4 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है क्या है, मतलब आधा इलेक्ट्रिक, हाफ आया तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ इक्वल अगर करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट टाइम नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो ये फ्रैक्शन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट हम लोग को पता नहीं क्या है, सबसे बड़ा चीज यही है, तो हम लोग इसको 1 लेते हैं। चलिए वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेगा, भले ही ये राइट हैंड साइड इनफाइनाइट है, याद रखिए। तो ये यूजफुल क्यों है, ये क्या काम है, मतलब ऐसे कुछ राइट हैंड साइड यहाँ इन्फिनिटी है, कुछ फायदा ही नहीं है बोलेंगे। इसका मतलब ये है, देखिए अगर आप एरिया डबल कर दिए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो जाएंगे। क्रॉसिंग दैट एरिया गेट्स डबल, ये याद रखिए। एरिया अगर डबल कर दिए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो जाएगा। यही सेम फील्ड पे मैं एक दुगना, इसका एरिया ए है और एक बड़ा एरिया रखूंगा जिसका 2 है, तो यहाँ अगर फ्लक्स 5 है, यहाँ तो 2 × 5 है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर 5 क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कुछ क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ उसका दुगना करेगा, भले ही वो इंडिविजुअली इन्फिनिटी है। याद रखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब बोलेंगे सब इन्फिनिटी सेम होता है, ऐसा नहीं है, बड़ा इन्फिनिटी छोटा इन्फिनिटी भी होता है। चलिए मैं मैथमेटिकली वो सब चीज पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप ध्यान रखिए कि ये प्रोपोर्शनल है, ये आपको कंपेयर करने का मौका देता है दो चीज। अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो जा रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली इन्फाइनाइट है। ये अगर इन्फाइनाइट फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ 2 × इन्फाइनाइट क्रॉस कर रहे हैं। 2 × इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होता है, लेकिन 2 × इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट से बड़ा होता है। तो वो सटलिटी मैं नहीं बताऊंगा क्यों कैसे होता है, क्योंकि वो मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखिए कि ये प्रोपोर्शनल है, और राइट हैंड साइड फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये मत सोचिए कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये गॉस को पता चला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर एरिया, दैट एरिया, ये फ्लक्स उस पर प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेगा तो फ्लक्स घटेगा उस एरिया को जो क्रॉस कर रहे हैं। तो गॉस ने सोचा इसको जनरलाइज, अभी ये उनको फिजिकल, ये फिजिक्स, ये फिजिकल मीनिंग है। फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक 5E का। अब एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये डेफिनेशन होल्ड करता है। वो जनरलाइज करना चाहते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो, तब क्या करें, ठीक है। तो उसने अपना ये इसका सहारा लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब ये है, फ्लक्स का मतलब ये है कि वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइन के साथ। अगर आप इसको इक्वल भी सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये इक्वल नहीं है। तो अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं और आप अपना एरिया ऐसे परपेंडिकुलर रखें ऐसे, तो यहाँ फ्लक्स 3, मतलब मान लीजिए 3 है, 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो 5E फ्लक्स है 3, लेकिन याद रखिए 3 ध्यान मान लीजिए, मतलब 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इसको फ्लक्स तो नहीं बोल सकता, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में ड्रॉ किया हूँ 3, ठीक है। अगर मैं इस एरिया को टिल्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे सेम एरिया कंसीडर करूंगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और मैं उसको टिल्ट कर दी, ऐसे रख दिया, तो भी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो गए। तो उनको पता चला कि एरिया जितना टिल्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फील्ड लाइंस उतना डिक्रीज हो रहा है। ये वो देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ, ये फैक्ट को अगर मैं अकाउंट करूंगा तो आर्बिट्ररी सरफेस के लिए मैं फ्लक्स को इवेलुएट कर सकता हूँ।
तो फ्लक्स ना कि खाली ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसका एरिया का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए, एक एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस किए। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है, आपको तो पता है, एरिया तो एक स्केलर होता है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, ये अभी का क्लास थोड़ा डेफिनेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि एक नया चीज सीखने जा रहे हैं और नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को लैंग्वेज चाहिए उसको पढ़ने के लिए, पुराना लैंग्वेज काम नहीं देने वाला है। ठीक है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, मोशन ऑफ चार्जेस, मतलब क्या कैसे हो रहा है, वो काम नहीं देने वाला है। हम लोग को नया लैंग्वेज चाहिए, तो ये लैंग्वेज के साथ आपको एक्वेंटेड होना पड़ेगा। नया लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी एक जगह नया लॉ को आप, मतलब मैथमेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग लॉ फॉर्मुलेट कर पाएंगे, जो कि कूलम्स लॉ इतना मुश्किल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसको नहीं लिख, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो हम लोग को एक सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए कूलम्स लॉ का, जिसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये नया लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आपको समझना पड़ेगा, ये लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी जाके गॉस लॉ को आप समझ पाएंगे, उसको फॉर्मुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इसको जनरलाइज करने के लिए आर्बिट्ररी एरिया के लिए उन लोगों ने एक एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस किया। अब एरिया तो एक स्केलर होता है, वेक्टर कहां से आ गया, वो अपने इंट्रोड्यूस किए खुद। उन्होंने बोला कि ये एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका जो नॉर्मल एरिया होगा, लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अगर आप इसको लिए, और पुराना कॉन्सेप्ट, अगर एरिया को मैं टिल्ट कर रहा हूं, यहाँ जो ड्रॉ किया था मैं, एरिया को अगर टिल्ट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग डिक्रीज हो रहा है। वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो थोड़ा इधर उधर करेंगे, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, वो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों फैक्ट को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक आर्बिट्ररी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डॉट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, फ्लक्स, ये फ्लक्स होगा E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चला फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क एक बहुत बड़ा है कि इसका यूज क्या है, लेकिन यहाँ दो रिमार्क्स है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान रखने वाला चीज। रिमार्क्स मतलब इंपॉर्टेंट चीज, आप इसका नोट कीजिए। यहाँ इस डेफिनेशन में फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म ओवर ए, मतलब एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ये फ्लक्स का डेफिनेशन होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि फ्लक्स एक स्केलर है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। और याद रखिए, इट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नॉट इक्वल टू नंबर, इसको नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मैथमेटिकली नंबर्स को ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सिंबल है, तो ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज। तो इतना हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग अभी कुछ, लेकिन अभी भी हम लोग के पास एक डिमेरिट्स बचा हुआ है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए के ऊपर, पहले क्या डिमेरिट्स था इस डेफिनेशन में, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब इस डेफिनेशन में भी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी भी थोड़ा शॉर्टकमिंग्स बचा हुआ है, उसको हम लोग वंस दूर कर दिए तो अभी हम लोग फुल फॉर्म ऑफ, इसका मतलब फुल सीख जाएंगे हम लोग, फ्लक्स का पूरा डेफिनेशन क्या है, और उसको हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो फाइनल हम लोग का है, उसको इंट्रोड्यूस कर लिए, फिर हम लोग गॉस लॉ पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फ्लक्स फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, आपको क्या है, फॉर यूनिफॉर्म, ये पता है आपको, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड गॉस लॉ क्या है, फाई, गॉस लॉ सॉरी, फ्लक्स क्या है,
ई डॉट ए, मतलब ये है ई इंटू ए कॉस थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी तक कैसे इवेल्युएट करना है नहीं देखते हैं, मैं बताऊंगा ये सब कैसे करना है। इसका मतलब ये है फॉर्म, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है वो सब बताऊंगा। अभी तक के लिए बस ये समझिए फ्लक्स ऐसा कुछ है बोलिए। तो अभी हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इवेल्युएट करेंगे। तो मान लीजिए एक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये नहीं कि फील्ड का मैग्नीट्यूड खाली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन भी चेंज होने से वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड्स नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं। जैसे कि क्यू चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये चार्ज क्यू है, तो उसके लिए फील्ड ऐसा होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज होता है, खाली मैग्नीट्यूड नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने से क्या होगा, हम लोग किसका सहारा लेंगे, कैलकुलस का सहारा लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म चीजें को इवेल्युएट करने के लिए कैलकुलस। तो यहाँ पे एक सरफेस हम लोग कंसिडर किया, मान लीजिए ये ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ, मतलब बोर्ड से ऐसे घुसा हुआ है बोर्ड के अंदर, तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कैसे इवेल्युएट करें। इस जगह पे मान लीजिए फील्ड E1 है, इस जगह पे फील्ड E2 है, इस जगह पे फील्ड E3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, इसको लिखेंगे हम DS1। यहाँ पे एक एलिमेंटल सरफेस कंसिडर करेंगे DS2। यहाँ पे ऐसे करेंगे एलिमेंटल सरफेस, उस पर DS3। ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे अगर आई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे तो DSI। अब इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये एरिया सबका देखिए। अब डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ा सर्टेनिटीज है कि एरिया का डायरेक्शन बोले कि एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो DS1 अगर वेक्टर बोलेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बाहर लेना है, एक अंदर लेना है। ठीक है, अब कहाँ ले, अब आपको चूज करना पड़ेगा। एक कोई भी ले सकते हैं आप, मतलब अंदर भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू एरिया, बाहर भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू एरिया। लेकिन ये कन्वेंशन है, हर कोई बाहर लेता है। तो हम लोग चूज करते हैं एरिया का डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन ये है आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब सरफेस के आउटवर्ड लेते हैं। सरफेस अगर इस तरफ कॉन्केव है, मतलब इधर, तो कॉन्वेक्स के तरफ लेते हैं आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड बोलते हैं। तो DS1 का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर, ये DS1, मतलब अगर वेक्टर लिखेंगे तो ये होगा, ये DS2 यहां होगा, DS3 यहां होगा, DSI यहां होगा। ये सब इसके ऊपर वेक्टर साइन दीजिएगा। ठीक है, और इनके बीच एंगल तो जरूरत नहीं है, छोड़ो एंगल, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, फाइ को क्या लिख सकते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस ऐसे ऐसे करके φi ऐसे होगा। अगर n एलिमेंट कंसिडर किए तो लास्ट में φn रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब φ1 क्या है, φ1 ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली आपको ऐसे एलिमेंट कंसिडर करना है। देखिए φ1 एक बहुत, मतलब ये DS1 एक बहुत छोटा एरिया है, एलिमेंटल एरिया, छोटा सा एरिया है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली अगर वैरी भी कर रहा है तो कितना करेगा, तो ये DS1 के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो ये DS1 पे आपको फॉर्मूला, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फॉर्मूला E.D, तो ये क्या होगा उसको यूज कर लीजिए। φ1 क्या होगा, E1 डॉट DS1, ये φ1 हो गया। और φ2 सिमिलरली क्या होगा, ये भी बहुत छोटा एरिया है, इसके ऊपर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला E2 डॉट DS2, ऐसे करके आई क्या होगा, φi होगा EI डॉट DSI, ये ठीक है, ऐसे जाएगा। फाइनल टर्म क्या होगा, EN डॉट DSN। ठीक है, ये आपको फाइ मिल गया, फाइ। तो इसको मैं उधर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या होगा,
देखिए दैट इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये सबको मिला दिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ई वेक्टर है डॉट डी एस, ये ई आई डॉट डी एस है, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यू वन आई इसको मतलब ऐसे ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, यू वन डी एस वन डॉट डी एस वन प्लस ई टू डॉट डी एस टू, ये होने वाला है। अगर आप डी एस आई सब ये एलिमेंटल एरिया को टेंस टू 0 लेते हैं, मतलब बहुत छोटा लेंगे, एलिमेंटल सरफेस एरिया को इन्फिनिटेसिमल लेंगे, तो ये सम रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन पे, ये आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो फ्लक्स थ्रू एन आर्बिटरी सरफेस फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ध्यान दीजिए अच्छे से, ये एस देखिए वो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, दिख रहा है बहुत आसान है, क्योंकि वो एक सरफेस इंटीग्रल है, 1 डायमेंशनल इंटीग्रल नहीं है, वो 2 डायमेंशनल इंटीग्रल है। तो मैं बताऊंगा, ध्यान देना आपको कुछ चीज पे। तो एटलीस्ट हमको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस इंटीग्रेट कीजिए, ओवर किस पे इंटीग्रेट करें, यहाँ लिमिट्स क्या है। देखिए जब 1 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है तो लिमिट्स हम लोग क्या देते हैं, 2 एंड पॉइंट्स देते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल इंटीग्रल है, तो लिमिट क्या होगा हम लोग का, ओवर ए सरफेस होगा। तो जिस सरफेस पे आप फ्लक्स इवेलुएट करना चाह रहे हैं, ओवर दैट सरफेस। तो मैं इसको इधर नहीं लिख रहा हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए तो हम लोग का पता चल गया क्या है, तो फ्लक्स हम लोग को क्या मिला, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिख सकता हूं क्योंकि वो हर जगह यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है। तो फ्लक्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ करना है, ये इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस on which you want to evaluate the flux. तो ये ध्यान रखिए, उसी सरफेस पे करना है जहां इवेल्युएट करना चाह रहे हैं आप फ्लक्स। फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए मान लीजिए एक केस है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। चलिए मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू 450 आई कैप, यहाँ यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है उसका, एक्स डायरेक्शन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ आप एक ऐसे स्क्वायर, ऐसे एक प्लेट कंसीडर किए, ऐसे रखा हुआ एक सर्कुलर प्लेट, मतलब ये एक सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया है, ये एक सर्कुलर प्लेट है विथ एरिया कितना है, विथ रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका ये कितना होगा, मतलब फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है इसका, तो कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री दिख तो नहीं रहा है, चलिए मैं 90 डिग्री कर देता हूँ थोड़ा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा इस पे, तो फ्लक्स कितना होने वाला है, फाई इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ई डॉट डी एस, ये इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है सर्कल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ये कितना होने वाला है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 90 रखना कुछ मतलब ही नहीं है, वो 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ई इंटू डी एस हो जाएगा।
अभी ई देखिए एक नंबर है, हर जगह ये नहीं होगा। ई डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है। एक नॉर्मल चार्ज के लिए क्या होता है, ई 1/r² या नीचे रहता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है 450 न्यूटन पर कूलम आई कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा तो 450 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डीएस, और इंटीग्रेशन डीएस मतलब क्या, आप टोटल एरिया निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 450 इंटू पाई आर आपका 12 सेंटीमीटर है। 12 मतलब 12 डिवाइड बाय 100 एसआई यूनिट में, इसका स्क्वायर। तो ये आप निकालेंगे कितना होगा आपका, कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी मान लीजिए अल्फा है, मतलब पता नहीं, ये आप इवेल्युएट करेंगे तो ये सब कैलकुलेशन आपको नंबर है। और देखिएगा ये में फ्रैक्शन आएगा, इनफैक्ट फ्रैक्शन ही आएगा, इनफैक्ट इरेशनल आएगा, क्योंकि यहाँ पाई मल्टीप्लाई है। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक इरेशनल कैसे हो सकता है, मैं पहले ही बोला ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को, तो वो ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। तो ऐसे इवेल्युएट करना है। तो यहाँ क्या देखिए, ये एक सरफेस इंटीग्रल है, अगर ये इंटीग्रल आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपको सरफेस एरिया देगा। तो हमेशा याद रखिए ये इंटीग्रेशन काफी मुश्किल होने वाला है, अभी भी कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किए हैं चीज अभी तक, क्योंकि गॉस लॉ आया नहीं है। तो फ्लक्स इवेल्युएट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहला चीज यहाँ रिमार्क्स क्या क्या है, पहला ये RHS, ये राइट हैंड साइड RHS इज ए सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब 2 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है, ठीक है। और ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है जनरली इवेल्युएट करना, ठीक है। लेकिन बट कैन बी इवेल्युएटेड easily if you choose the area wisely. Choose a good right area. जैसे इस केस में मैं एरिया बहुत वाइजली चूज किया था। अगर आप मेरे को देते एक आर्बिटरी एरिया कुछ भी देते और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आर्बिटरी होता तो नहीं इवेल्युएट करता। तो हमेशा याद रखिए, ये जानने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि राइट हैंड साइड एक सरफेस इंटीग्रल, ये नॉर्मल इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि और एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्शन ऑफ ई के डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या कंसिडर किए, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या है, कैसे आपको आउटवर्ड नॉर्मल दिखाना है। ये अगर कॉन्केव सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता तो ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्केव कॉन्वेक्स को लेकर भी कर सकते हैं। तो अगर ये है तो फ्लक्स ये आपका होगा फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम एन एरिया, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी आउटगोइंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग आउटगोइंग सोचते हैं, बाहर जा रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में मतलब इसको भी आउटगोइंग सोचेंगे तो ई डॉट डी एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 से कम है, ठीक है। और फ्लक्स अगर इनकमिंग है तो ये फ्लक्स मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग है तो फ्लक्स नेगेटिव होने वाला है। तो इसको आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये बस कन्वेंशन याद रखिए। फ्लक्स आउटगोइंग पॉजिटिव होता है, फ्लक्स इनकमिंग ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था गॉस लॉ को पढ़ने के लिए वो खत्म हो गया। तो हम लोग क्या किए, गॉस लॉ एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब गॉस लॉ किस लिए पढ़ रहे हैं, वो एक अल्टरनेट अप्रोच है
इलेक्ट्रिक फील्ड इवेलुएट करने का। कंटेंट कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में सेम है, ठीक है। गॉस लॉ अभी तक पढ़े नहीं हम लोग। गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हम लोग को एक फ्लक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। गॉस लॉ को लिखने के लिए हम लोग, गॉस लॉ एक अल्टरनेट अप्रोच है जो कि अपने आप को फॉर्मुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और उस टाइम सोचते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक फ्लूइड टाइप का है, तो उन्होंने फ्लूइड, गॉस ने फ्लूइड डायनेमिक्स का सहारा लेके वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही अभी तक हम लोग समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। ये पूरा मार्क कीजिए और ध्यान रखिए अच्छे से, क्योंकि फ्लक्स कभी कभी ये फ्रैक्शनल हो सकता है। और अब बोलेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया को कैसे क्रॉस कर सकता है, जैसे कि पिछले केस में वो तो इरेशनल हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इरेशनल भी होगा, मतलब 3.1 पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसका क्या मतलब है, फील्ड लाइंस इधर एक फील्ड लाइन जा रहा है, नहीं तो 2 जा रहा है, नहीं तो 3 जा रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। और फ्लक्स को हम लोग डिफाइन किए हैं, ये है इसका एक आर्बिटरी सरफेस के लिए फ्लक्स ऐसा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds डॉट ds कीजिए, डॉट प्रोडक्ट है ये, और उसको इंटीग्रेट कीजिए। लेकिन यहाँ रिमार्क्स याद रखिए कि राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है, क्योंकि ये एक सरफेस इंटीग्रल है। और अभी तक 12th क्लास में आप लोग सरफेस इंटीग्रल क्या होता है पढ़े नहीं, वो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। वेक्टर कैलकुलस जब पढ़ते हैं तो इसको सरफेस इंटीग्रल आप इवेलुएट करना सीखेंगे। तो अभी एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊंगा कैसे इसको इवेलुएट करना है फ्यूचर वीडियोस में, कैसे सरफेस इंटीग्रल के साथ डील किया जाता है। और हम लोग माइल्ड केसेस डील करेंगे, अभी भी ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है चीजें, लेकिन कूलम्स लॉ से एटलीस्ट सिंप्लीफाइड है, ये मैं आपको भरोसा भी दिलाऊंगा नेक्स्ट क्लास आगे जब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग सारा वेपन्स जो हम लोग को लैंग्वेज चाहिए था गॉस लॉ के लिए, वो रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली क्या है चीज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बस।